हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एज आई प्रॉमिस यू ऑल, जैसे हमने पीजीटी का एनालिसिस किया था 2024 वाले एचटेट का, तो आज हम टीजीटी साइंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस से पहले मैं आपको जस्ट वेटेज बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू एचटेट सिलेबस वेटेज हमारा इस टाइप से होना चाहिए। वैसे तो 60 क्वेश्चंस हैं, तो 20-20-20 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के 2023 से कंपेयर करके बायोलॉजी का पोर्शन हमेशा ज़्यादा रहता है। बट आपकी बायो टफ नहीं आती, आपकी बायो बहुत फैक्चुअल और बहुत इजी आती है, बिल्कुल भी टफ नहीं आती। जैसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फिर आती है आपकी फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में वो अगर 20 क्वेश्चंस का आप लेके चलो अपना, तो 10 क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, बट 10 क्वेश्चंस वो थोड़े से +1 +2 लेवल तक चले जाते हैं। एंड फिज़िक्स में आपकी नॉलेज से ज़्यादा न्यूमेरिकल वेटेज ज़्यादा रहती है, मतलब वो आपसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। देन आती है आपकी केमिस्ट्री। देखो, जो अगर टीजीटी साइंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, तो केमिस्ट्री एंड बायो इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि फिज़िक्स में हर बंदे का हाथ नहीं बैठा होता। ज़रूरी नहीं है तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो सही ही निकला है। द ओनली थिंग दैट इज़ गुड फॉर एचटेट कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप फिर भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। बट बायो एंड केमिस्ट्री इज़ लिटरली अ गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ टीजीटी साइंस। तो जैसे कि पिछले कुछ सालों में पेपर आए हैं, तो आप लोगों का बायो में बहुत बेसिक रहता है। एंड वो क्वेश्चंस पता है कहाँ से पूछते हैं सबसे ज़्यादा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ उनका फोकस रहता है वो रहता है आपका हार्मोन वाले चैप्टर पे। वो +1 का लास्ट चैप्टर है। एंड 2023 में जैसे उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स पूछ ली थी कि लेयर्स का मतलब आपको वो बताना है सीक्वेंस, कि इनर से आउटर कौन से सीक्वेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स प्रेजेंट होती है। फिर देखो मार्क्स वो कैसे देते हैं आपको। सेल बायोलॉजी में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, स्पेशली ऑर्गेनाइज एंड देयर फंक्शन से। तो चाहे आप क्लास 8th का चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि क्लास 8th और 9th में सेल बायो में आता है और आपको ऑर्गेनाइज पढ़ाई जाती हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन है। बट मैं ये बोलूँगी कि आप जब टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप बड़े लेवल की बुक से पढ़ो, छोटे लेवल की बुक्स आपकी यूजुअली कवर हो जाएंगी। तो +1 की बुक से आपको सिर्फ 2 यूनिट्स जो अच्छे से कवर करनी है। एक तो चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड डिवीजन। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है 11th की एनसीईआरटी से। सेकंड आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे कि मैं पीजीटी वाले बच्चों को भी बोलती हूँ कि पहले एनसीईआरटी पे हाथ स्ट्रॉन्ग करो, फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे जाना। आप लोगों को सबसे बेस्ट है बायो, कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। एक आधा क्वेश्चन वो फैक्चुअल पूछ लेते हैं, वो तो पीजीटी वालों में भी करते हैं, बट आपकी जो बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी रिस्ट्रिक्टेड ही रहती है। तो रही बात इकोलॉजी, इकोलॉजी वो बहुत बेसिक पूछते हैं आपसे, जैसे फूड चेन हो गई, इकोसिस्टम हो गया, पॉल्यूशन से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली इकोलॉजी में। पहले आप जाओगे क्लास 10th की बुक में, क्लास 10th की बुक में जो इकोलॉजी का चैप्टर दे रखा है, क्योंकि +2 में 4 चैप्टर्स दे रखे हैं एंड आपको इतनी डिटेल में वो नहीं पूछते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है तो क्लास 12th का सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, और वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप फोकस करेंगे 10th क्लास। अब बायोलॉजी का ट्रेंड जैसे है, बायोलॉजी वो यूजुअली बहुत बेसिक पूछ रहे हैं, तो आपका 6 से 10th क्लास तक की बुक्स में कवर हो जाता है। +1 में आपको 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। एक तो मैंने पूरी यूनिटी बता दी आपको कि एनिमल फिजियोलॉजी से वो टारगेट करते हैं, वो हर साल ही टारगेट करते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी आपको कहाँ से पढ़नी है? क्लास 11 से। प्लस सेल बायोलॉजी का तो एक ही चैप्टर है, सेल साइकिल एंड डिवीजन। वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कहाँ से करना है? एनसीईआरटी से। प्लस सेल साइकिल एंड डिवीजन प्लस बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से अभी तक उन्होंने बहुत कम पूछा हुआ है, तो बायोमोलिक्यूल्स यू कैन स्किप। एक चैप्टर 8 है एनसीईआरटी के, मतलब ये यूनिट है प्रॉपर पूरी सेल। तो आपको जो चैप्टर 8 है वो अच्छे से करना है एंड चैप्टर 10 अच्छे से करना है। ये एक यूनिट और 2 चैप्टर्स आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से करने हैं। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में यूजुअली मैंने देखा है पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बहुत कम है, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट क्वेश्चंस अगर आए हैं तो एक आधी बार। फिर रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में वो पूछते हैं। वो पीजीटी केमिस्ट्री वाले बच्चों से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रखते हैं। आपके पेपर में, टीजीटी वाले बच्चों के पेपर में यूजुअली जो केमिस्ट्री है वो गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि वो +1 में +2 में बहुत कम जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री यूजुअली आपकी कवर हो जाती है क्लास 8 से क्लास 10 तक की बुक्स
सफिशिएंट हैं साइंस में। फिर भी क्लास 11th में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे इस बार का ही लेटेस्ट ले लीजिए, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में उन्होंने सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये पूछा गया था। तो वो बहुत इजी है, उसमें 3 ही चीज़ें पढ़नी है आपको, फुलरीन, ग्रेफाइट, और आपको पढ़ना है मेन यही पढ़ने हैं, ग्रेफाइट फुलरीन वाला। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। फिर 11th में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का, वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट वगैरह आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स अगर कभी आए हैं तो वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आए हैं। अब एक चैप्टर है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह कंबाइन है, तो वो क्लैश करता है दोनों जगह, तो इस वजह से उस चैप्टर की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ते हो ना कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो वाले न्यूमेरिकल्स थोड़े अच्छे से देखा करो, क्योंकि पेपर में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फिजिक्स से पूछा है, केमिस्ट्री से पूछा है, क्योंकि साइंस वैरी करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे इस बार आपको स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन था, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, ये सब पूछा गया था और उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो ये 11th क्लास की तरफ थोड़ा सा स्विच हो गया। बट फिर भी केमिस्ट्री की वेटेज 8 से 10th की क्लासेस में आपका यूजुअली हो जाएगा 95% पेपर, 5% वो थोड़ा सा 11th-12th की तरफ शिफ्ट रखेंगे। अब रही बात फिज़िक्स, देखो एज आई एम अ पीजीटी एस्पिरेंट, तो मैंने फ़िज़िक्स बहुत कम पढ़ा था। फ़िज़िक्स मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जाएं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भी हुए तो चलेगा, क्योंकि मैंने पीजीटी की तैयारी इतने अच्छे से की थी, तो मेरा जो जनरल सेक्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मेरे जनरल सेक्शन में अकेले 57 के अराउंड मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 90। तो मेरे 57 मार्क्स स्कोर करने से, अगर मेरा जो ये था ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पोर्शन, तो मैंने 2 ही सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। फिजिक्स मैंने बहुत कम प्रिपेयर की थी, तो मेरा बायो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बायो में मेरा यूजुअली एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। टीजीटी साइंस के अंदर मेरे केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे, बट मिल मिला के मेरे 60 में से 37 मार्क्स थे सब्जेक्ट में, क्योंकि फिजिक्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। बट मेरा जनरल सेक्शन इतना ज़्यादा खींच गया कि मेरे 97 मार्क्स आ गए और मेरा टीजीटी साइंस क्वालिफाई हो गया। एंड इट डजेंट मैटर कि आपके पेपर में 100+ आ रहे हैं, 110+ आ रहे हैं। हाँ, अपने सर्टिफिकेट में अच्छा ज़रूर लगता है कि हाँ हमने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग 91, 92 या 91 से 100 मार्क्स में आपकी अगर रेंज है, तुम क्वालिफाई कर रहे हो, वो वैलिड होगा एचपीएससी में बैठने के लिए। तो प्लीज़ अपनी जितनी भी वो है एचपीएससी में लगा लेना मेहनत, कि वहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि हमारी रैंक आए, बट यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एंड एक सबसे बड़ी चीज़ ना एज ए एस्पिरेंट जो होता है वो है माइंडसेट। अगर ये सोच के चलोगे ना बस 90 नंबर लेने हैं, बस 90 नंबर लेने हैं 150 में से, तो वो 90 मार्क्स भी कभी भी आपके नहीं आएंगे। ये सोच के चलो मैंने 150 का ही प्रिपेयर किया है, 150 में से 130 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरे 130 आने चाहिए, 130+ आने चाहिए, तब जाके आपके पेपर में 100+ या फिर 95+ आते हैं, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं होता। मेरा हिंदी हमेशा से वीक रहा है, तो हिंदी में मेरे नंबर सबसे कम रहते थे। तो जो आपके मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, जिन सब्जेक्ट्स को जनरल में तुम टारगेट कर सकते हो, उनको अच्छे से टारगेट करो। देखो जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट होता है इंग्लिश और जीके, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट होता है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनका हिंदी वीक पॉइंट होता है। तो सीडीपी अपनी बेस्ट करो। सीडीपी में मेरे 24-25 मार्क्स थे 30 में से टीजीटी साइंस की। टीजीटी वालों की सीडीपी इजी आती है पीजीटी वालों के कंपैरिजन में, क्योंकि पीजीटी में मेरे सिर्फ 19 मार्क्स थे 30 में से, तो आप लोगों की सीडीपी ईजी आती है। तो सीडीपी अपनी अच्छी करो, मैथ्स रीजनिंग जितनी कर सकते हो अच्छी करो, उसमें तुम नंबर स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लो जो अच्छे से कर सकते हो। एंड एक चीज़ तुम्हारे लिए और अच्छी हो चुकी है, 2023 तक जितने भी एस्पिरेंट थे उनके पेपर में आती थी ग्रामर। अब बच्चे कहते हैं हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है, हिंदी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो अब आप लोगों के लिए एक फ़ायदा ये है, इस बार इंग्लिश पेडागोजी बेस ज़्यादा थी, तो इंग्लिश में तुम नंबर लपेट लोगे, क्योंकि पेडागोजी में बच्चे बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर लेते हैं। अब रही बात एनालिसिस की, तो अब हम आते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में मोशन, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, दीज आर द 4 टॉपिक्स दैट दे कवर मोस्ट। फिर उसके बाद याद रखना कि फिज़िक्स में 10-10 का रेशो है। 20 क्वेश्चन अगर आस्क थे तो 10 क्वेश्चन आपके +1 +2 में से कवर कर रहे थे, 10 क्वेश्चन आपकी बेसिक फिज़िक्स थी। तो जो बेसिक फ़िज़िक्स है ना, ये ट्राई करना कि वो बेसिक फ़िज़िक्स में हम बहुत अच्छा स्कोर कर लें, क्योंकि जो 10 है वो टफ़ थे। मैं ये नहीं बोलूँगी पेपर बहुत ईजी था। 10 क्यों टफ़ थे, क्योंकि एक तो
वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में गए वो। रे ऑप्टिक्स से फिर भी उन्होंने इतना नहीं पूछा, वेव ऑप्टिक्स से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने को दिया था, जो 11th-12th में आता है। फेज डिफरेंस अगेन आपका वेव ऑप्टिक्स से था। फिर उन्होंने एक मोटर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जबकि मोटर बहुत टाइम पहले ही सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुकी है, फिर भी एच वाले पुराना सिलेबस आई डोंट नो क्यों फॉलो करते हैं। सो ये वेटेज रहता है कि बायो और केमिस्ट्री तुम्हारी गेम चेंजर है। अब अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल फील्ड से, उसको लगता है कि बायो टफ लगती है, बायो टफ लगती है, सबसे पहला जुगाड़ ये करो कि बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके जाओ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन अगर तुम्हारे हो गए तो फिर उसके बाद जो कुछ चैप्टर्स मैं बताती हूँ, +1 के मैंने तुम्हें बता दिए। एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 अच्छे से करके जाना है। 11th में तुमसे कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछे गए थे इस बार के टीजीटी में, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका कवर कर रहा था चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और चैप्टर 1 से तो एक ही क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था, छोड़ भी सकते हो। तो मेनली +1 में तुम्हें पढ़ने हैं 3 चैप्टर 1 यूनिट। एनिमल फिजियोलॉजी, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से करना क्योंकि तुम्हारे ऑर्गेनालिज विद फंक्शंस आता है। और तुम्हें चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या आती, और छोटा छोटा जिसमें लिखा है किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, तो वो किंगडम्स अच्छे से करने हैं। ठीक है, +1 से सिर्फ इतनी ही पढ़नी है, पूरी किताब नहीं पढ़नी टीजीटी वाले बच्चों ने। फिर रही बात +2 में तुमने जो चैप्टर्स कवर करने हैं, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसके बाद वेलनेस वाला चैप्टर है, जिसमें उन्होंने मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी उस पर, मेथड्स ऑफ, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें आप मतलब कॉइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन, अमनोरिया ये सब पढ़ते हो, तो वो वाली स्ट्रैटेजीज अच्छे से पढ़ लेना कि एक क्वेश्चन वो लोग तुमसे पूछ लेते हैं वहाँ से। फिर तुमने अच्छे से जो पढ़ना है, इकोलॉजी तो तुम 10 तक स्पेसिफाइड रहो। एक चैप्टर पढ़ना है स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप एनहांसमेंट, ये चैप्टर 9 है। न्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा +2 की, ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। और ये चैप्टर तुम्हारा किससे लिंक्ड है, क्लास 9th अभी मैंने पढ़ाई थी, तो उसमें इंटरक्रॉपिंग वाला एक चैप्टर है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वो चैप्टर है। वो चैप्टर पूरा जब रीड करोगे ना, तो स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप एनहांसमेंट, ये चैप्टर भी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप एनहांसमेंट से तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर रट्टे वाले क्वेश्चन थे कि वो टेबल अगर किसी ने लर्न किए तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं किए तो वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो क्लास 12 से आपको अच्छे से क्या करना है, एक तो आपको चैप्टर 4 पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी का, और न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो 3rd चैप्टर है आपका क्लास 12 का। फिर है स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप एनहांसमेंट, जो आपका चैप्टर 9 है। इकोलॉजी वाला चैप्टर मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा, 4 चैप्टर है, उसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। मैं नेम स्पेसिफाई कर दूंगी शाम तक, अदरवाइज़ खुद से ढूंढना है, तो जिसमें डीडीटी, बायोमैग्निफिकेशन, ये सब अच्छे से। फिर बायोटेक्नोलॉजी सारी नहीं पढ़नी, उसमें बस एक फुल फॉर्म्स देख लेना, जैसे इस बार पीजीटी में गीक की फुल फॉर्म पूछी थी, तो वो टीजीटी वाले बच्चों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म जैसे बायो पायरसिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो आई थिंक इतनी एनालिसिस बहुत है, इससे ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो तुम लोग बोर हो जाओगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इस बार की एनालिसिस मैंने की थी, तो एक बार ये देख लो कि बायो का पोर्शन ज़्यादा था, फिजिक्स का पोर्शन उसके बाद था, केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे कम था। केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन थे, बायो के 22 क्वेश्चन थे, और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन थे। अब मैंने तुम्हें बता दिया है प्रॉपर कैसे आया कैसे नहीं आया, बाकी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तुम्हारे लिए पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इस बार का पेपर का ट्रेंड है। प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन पता नहीं इतने सालों से मेंशन कर रखे हैं, बट पेडागोजी वो नहीं पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो नहीं पूछ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।